सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। आज का हमारा शीर्षक है गिरती गरिमा उठते सवाल। दरअसल यह शीर्षक देश में हो रही मौजूदा दौर की राजनीति और उसके संदर्भ में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा शैली को देखते हुए तय किया गया है। कोई भी देश हो, कोई भी काल हो, पक्ष और विपक्ष में उनके मतों में अंतर सदैव से चला आया है। किसी दौर में अपनी बात रखने के लिए और उस बात का उत्तर देने के लिए नेतागण पत्रों का सहारा लिया करते थे और शालीनता से अपनी बात रखा करते थे। कभी कभी मौका आता तो व्यंग्य की शैली को भी अपनाया जाता था। आक्रोश भी होता था, लेकिन उसमें पद का लिहाज रहता था, उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाता था। लेकिन आधुनिक दौर में ट्विटर, फेसबुक लाइव, यूट्यूब आदि के आ जाने से संपर्क करने का जरिया बदल चुका है, लेकिन उससे भी तीव्र गति से भाषा का बदलाव है। भाषा का बदलाव कहें या भाषा का गिरता हुआ स्तर। हालत यह है कि देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग कर रहे हैं, वो अपने आप में अचरज पैदा करता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है उसमें हमारा बौद्धिक स्तर बढ़ रहा है या घटता जा रहा है। आचरण के स्तर पर, भाषा के स्तर पर शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का यह पतन अपने आप में बड़ा दुख, अपने आप में बड़ा कष्ट का कारण हम लोगों के लिए बन गया है। सवाल ये उठता है कि क्या यह सब ऐसे ही चलता रहेगा? क्या देश के संविधान के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि आने वाले समय में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि लोग पद की मर्यादा को ध्यान में रखे बगैर संवाद करने की कोशिश करें, और अगर ऐसी कोई कोशिश हो तो उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई हो? आज हम इसी विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जिस दौर के अंतर्गत एक सामूहिकता की लड़ाई लड़ने की अपेक्षा देश की है, देश के रहने वाले लोगों की है, दुनिया की है, वहां पर हमारे सियासतदान आपसी लड़ाई में एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल न रखने के लिए इस कदर आतुर क्यों हैं? क्या वोटों की राजनीति में हारने वाले लोग भाषा के स्तर पर अभद्रता का इस्तेमाल करके अपनी जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? समझने की कोशिश करेंगे। 5 खास संजीदा मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ सार्थक नतीजे निकालने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र मर्यादा के संदर्भ में है। मर्यादा, भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें परवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दिशा है। जयशंकर प्रसाद ने यह विचार हमें दिया था। मर्यादा के संदर्भ में एक आग्रह महान रचनाकार जयशंकर प्रसाद का हमें मिला था, पर क्या हम उससे भी बुरी स्थितियों को प्राप्त नहीं हो रहे? इस पर विचार करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी एक बार फिर साथ में हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की सियासत का एक महत्वपूर्ण चेहरा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे धर्मलाल कौशिक जी खासतौर पर आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता सोफिया जी भी खासतौर पर इस चर्चा में जुड़ रही हैं। साथ ही देश के जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ में संविधान विषयों के जानकार देवेंद्र वर्मा जी भी होंगे, जो पूर्व विधानसभा सचिव हैं। आप सभी का स्वागत है। पर चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ बयान आपके साथ साझा करते हैं, जिसकी रोशनी में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं हमारे राजनीतिज्ञ। It was just a casual super flock meeting. We the chief ministers are feeling insulted and humiliated. And we are astonished to see that Prime Minister called a meeting and invited the chief ministers, and all the chief ministers were sitting just like puppet. Nobody is allowed to speak. Then how do we speak about the public demand? जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रदेश के डीएम्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, जबकि पूर्व में आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल आदि प्रदेश के भी जिलाधिकारियों ने अपनी बात रखी है। और प्रधानमंत्री की सोच बहुत साफ है कि जो भी जिला और जिले के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके अच्छे काम को देश में जानना चाहिए। ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया।
कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये हालात थे। प्रधानमंत्री जो देश के प्रमुख हैं, कार्यकारी प्रमुख के तौर पर संविधान में जिनको दर्जा हासिल है, स्पष्ट बहुमत की सरकार के जो मुखिया हैं, उनके द्वारा इस महामारी के दौर में एक बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक के दौरान वह कलेक्टर के साथ अगर संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य से प्रतिनिधित्व करने वाले कलेक्टर को बोलने से रोक देता है और बाद में सार्वजनिक रूप से यह बयान भी देता है कि हम लोगों की इंसल्ट की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है। इससे पहले ऐसा इंसिडेंट एक बार और हुआ था हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनसे प्रधानमंत्री के द्वारा संवाद किया गया था। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी की बात नहीं सुनते, वे केवल अपने मन की बात करते हैं, बेहतर होता वे काम की बात भी करते हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में ट्वीट के माध्यम से यह व्यक्ति कर रहा है। कहां जा रहे हैं हम? इन सवालों के साथ में रूबरू होते हैं और शुरुआत हम तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता सोफिया जी से ही करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर कटुता का जो चरम देखने को देश में मिल रहा है वो ममता बनर्जी, जो इस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी, जो इस भारत देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, उनके संदर्भ में दिख रहा है। तो सोफिया जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक राज्य की जनता ने आपको चुन क्या लिया, इस देश ने जिसको चुना है उसकी कोई अहमियत, कोई इज्जत, कोई सम्मान आप करेंगे नहीं, तय कर लिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको धन्यवाद जनाना चाहती हूँ, आपने मुझे यहाँ मौका दिया जी। हम सब सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हमारी मुख्यमंत्री भी उनका सम्मान करती हैं, लेकिन जिस तरह के उस वक्त जैसे माहौल पैदा किए गए जी, एक सीएम को एक कठपुतली बनाकर रख दिया गया। मुख्यमंत्री को जनता चुनकर लाई है, पूरी बंगाल की जनता बहुमत के साथ चुनकर लाई है और उस मुख्यमंत्री को केवल वहां पर एक दर्शक बनाकर रख दिया गया, कुछ बोलने नहीं दिया गया। जबकि अभी फिलहाल बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत सारे दवाइयों का, वैक्सीन का डिमांड करना चाहती थी, बंगाल की जनता का पक्ष रखना चाहती थी, लेकिन वहां पर केवल उनको मात्र एक दर्शक बनाकर रखने के कारण, उस कारण से ही हमारी मुख्यमंत्री जो है अपने गुस्सा उनका अपना पर्सनल गुस्सा नहीं था, बल्कि बंगाल की जनता का जो गुस्सा है वो वहां पर दिखा। और मुझे लगता है ये बिल्कुल उचित है, और चूंकि प्रधानमंत्री को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनको ये मीटिंग नहीं करनी थी तो शायद उनको सिर्फ डीएम के साथ ही मीटिंग कर लेनी थी, मुख्यमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री को वहां पर नहीं रखना चाहिए था। और अगर रखा है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो उनको भी सम्मान दें, क्योंकि जनता ने, स्टेट के, राज्य के जनता ने अपने अपने मुख्यमंत्री को चुनकर वहां पर भेजा है, और मुझे लगता है ये उचित स्टेप नहीं था। सुबह जी, मेरा आपसे दो सवाल हैं इसके संदर्भ में। क्या पिछले 1.5 साल के दौरान, जब से ये महामारी का दौर है, क्या प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक नहीं हुई? क्या मुख्यमंत्रियों के साथ बिंदुवार उनका संवाद नहीं हुआ? ये एक सवाल है। जो ये कहना कि उनके साथ उन्हें बोलने नहीं दिए गए, जब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई तो उसमें संवाद करने का पूरा अवसर रहा। कल की बैठक के संदर्भ में बहुत स्पष्ट था कि यह संवाद कलेक्टर के साथ है, और जिन राज्यों के कलेक्टर संवाद कर रहे हैं, 2 दिन के अंतर्गत यह बैठक हुई, 18 तारीख और 20 तारीख, तो उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हों ताकि कलेक्टर क्या कुछ बता रहे हैं इससे वो अवगत हों, देश में बाकी जगह कुछ अच्छा काम हो रहा है या क्या समस्या आ रही है उसके संदर्भ में अवगत हों। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार भी नहीं होगा अपनी बैठक के संदर्भ में तय करने की कौन बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, किस परिस्थिति में बोलेगा? इतना ज्यादा अखर गया कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। देखिए, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं पब्लिकली। मैं जानती हूँ कि पर्दे के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री क्यों डरते हैं कि पब्लिकली उनसे कोई सवाल ना हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर बातचीत करेंगे पब्लिक के सामने तो कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो शायद उसका आंसर, उसकी जो जवाब जो है उनके पास नहीं हो सकता है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो सवाल करने में बहुत आगे हैं, वो हर तरह के सवाल करती हैं और शायद उनके सवाल का कोई जवाब हमारे प्रधानमंत्री के पास नहीं होता, इसलिए शायद उन्होंने अवॉइड करना ही बेटर समझा। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए था, जितने भी मुख्यमंत्री हैं। बात केवल मैं
एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, फिर धर्मलाल कौशिक जी के पास चलना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व हमारी इस चर्चा में कर रहे हैं। आपने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े अच्छे सवाल करती हैं, तार्किक सवाल करते हैं, इसके भय से प्रधानमंत्री जी जो है बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने का मौका ना मिला हो ऐसा तो नहीं है। जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी राज्यों के थे, वो सभी समान भूमिका में थे। तो ममता बनर्जी को इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा 28 राज्यों के बीच में क्यों हो रही है, सवाल है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा, क्योंकि ये बात सच है। हो सकता है सब लोगों में ऐसा साहस ना हो कि प्रधानमंत्री के सामने वो लोग कुछ कह पाए, लेकिन जो लोग डेयरिंग हैं, जो लोग कह सकते हैं, उन्होंने कहा, अपनी जो परेशानी है उसको जाहिर किया, जनता के सामने जाहिर किया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी ज्यादा परेशान होने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री कभी भी जनता के सामने नहीं आए, मीडिया के सामने नहीं आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और यहाँ तक कि अब मुख्यमंत्री को लेकर अगर वो बैठते भी हैं तो केवल मात्र वो एक दर्शक बनाकर बैठते हैं। इसका मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री हर किस्म के सवाल से डरते हैं। वो किसी का भी जवाब नहीं देना चाहते, किसी का भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, सवाल से डरते हैं, ये सुबह जी का कहना है। मैं धर्मलाल जी के पास चलूं उससे पहले एक आखिरी उत्तर और आपसे ले लेता हूं। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे 24 परगना, पश्चिम बंगाल का एक जिला, उसके कलेक्टर के संदर्भ में। आपकी मुख्यमंत्री ने अपने कलेक्टर को बोलने से रोक दिया, ये कहते हुए कि वो क्या बताएगा मैं जानती हूं। ठीक किया? देखिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसी परिस्थिति ही क्यों पैदा हुई जहां पर हमारे मुख्यमंत्री को इतना ज्यादा अपमान सहना पड़ा। उनको मात्र ये लगा कि क्योंकि उनको जनता ने चुना है, और जाहिर सी बात है कि जितने भी कलेक्टर्स हैं वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री को अगर कोई बात को जाननी भी थी तो वो मुख्यमंत्री से पूछ सकते थे। मुझे लगता है कि केवल मात्र यहाँ ममता बनर्जी बहुत इंसल्टेड फील हुई, इस तरह की टिप्पणी इसलिए उन्होंने ऐसा किया और कहा। ममता बनर्जी को बड़ा अपमान महसूस हुआ, इसका उत्तर नहीं देना चाहती सोफिया जी कि पश्चिम बंगाल के कलेक्टर को संवाद करने से उनकी मुख्यमंत्री ने क्यों रोक दिया। लेकिन धर्मलाल जी, मैं आपके पास में आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार बन जाने के बाद देश में आप अपने विपक्षियों के प्रति इतने असहिष्णु क्यों हैं, इतना ज्यादा उनके मन में पीड़ा क्यों है आपके तौर तरीकों को लेकर, आपके नेता के तौर तरीकों को लेकर। इस देश में 3 दशक तक स्पष्ट बहुमत की सरकार न रहते हुए भी किसी प्रधानमंत्री के स्तर पर इस नौबत तक बात नहीं गई जैसी नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जा रही है। कहेंगे आप कहां चूक रहे हैं, आप कहां चूक रहे हैं आपके नेता? अच्छा सवाल किया है और आज का विषय भी समसामयिक है जी। वास्तविक में हम देख रहे हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर कोरोना का संकट है जी। इस संकट से निपटने के लिए राज्यों के सरकारों ने काम किया है, केंद्र की सरकार काम कर रही है, और उसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग से लेकर के समाज के प्रमुख लोग भी सामने आए हैं जी। साथ ही साथ में हम सबको मालूम है कि उसका जो इम्प्लीमेंट करने वाले, योजनाओं का, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले हमारे कलेक्टर हैं जी। और ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री जी आप देखे हैं कि लगातार पिछले मार्च से लेकर के अभी मई तक ऐसे कई दौर आए हैं जहां पर सीएम के बैठक लिए हैं, और सीएम के बैठक में हर बार वो चर्चा किए हैं कि प्रदेश की परेशानियां क्या है, क्या करने की आवश्यकता है, क्या आगे चल करके करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के दौरान में यदि याद करेंगे जी। तो 6 बार, 7 बार, 8 बार सीएम की बैठक हो चुकी है, पीएम और सीएम की बैठक जी। और बहुत ही सौहार्द वातावरण में ये बैठक संपन्न हुई है जी। इसके बाद में आप देखें कि समय समय पर समाज के विभिन्न लोगों से हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनकी सक्रियता है जी। उनके खुद का रुचि का विषय है जी। और जिस बात को संकल्प लेकर के काम करते हैं जी। उसको अंजाम तक पहुंचाना, केवल उसको नारे के रूप में, स्लोगन के रूप में देना ही नहीं बल्कि मूर्त रूप उसका कैसा ले सके जी। इस बात को लेकर के अभी आप देखे हैं कि पूरे देश भर के प्रदेशों के जो कलेक्टर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं जी। सीएम को भी उसमें आमंत्रित किए हैं क्योंकि सीएम से लगातार बातचीत की है और कलेक्टर से पहली बार उनकी बात हो रही है जी। आपने छत्तीसगढ़ में देखा कि जब लॉकडाउन की बात आई जी। तो सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया,
कि किस जिले में लॉकडाउन लगाना है, वहां बेहतरी के लिए क्या करना है, इसको सरकार ने वहां पर छोड़ दिया डीएम के ऊपर में जी कि कलेक्टर वहां पर उस बात को तय करे कि वहां की परिस्थितियां क्या है और परिस्थितियों के अनुसार में उसमें सारे अधिकार कलेक्टर को दिए हुए हैं। जी मुझे लगता है इसी प्रकार की परिस्थिति अन्य प्रदेशों में भी शायद हो, जी और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने वर्तमान दौर में इस चुनौतियों से निपटने के लिए जहां एक तरफ राज्यों के सरकार को उन्होंने बधाई दिया है, धन्यवाद दिया है, जो अच्छे काम कर रहे हैं ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया है, और इसी कड़ी में जो बातचीत हुई है आज, जिस बात को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तविक में केवल एक सीएम नहीं बल्कि अन्य सीएम भी जुड़े हुए हैं, जी भाजपा के भी सीएम जुड़े हुए हैं। भाजपा के सीएम से यदि वो चर्चा करे, कांग्रेस के सीएम या अन्य पार्टी के सीएम से चर्चा करे, ऐसे अनेक अवसर आए, जी लेकिन ये अवसर कम आए हैं कि कलेक्टर से बात करे, डीएम से बात करे। जी और इसलिए जो हालात की जानकारी कि उनके जिले स्तर पर उन्होंने आज कोरोना की क्या स्थिति है, संसाधन की क्या स्थिति है, आपने बेहतर काम करके कोरोना को पराजित करने में जो परिश्रम किए, आपके जो अच्छे काम है, न केवल आप जाने बल्कि आपके सीएम जाने, बल्कि देश के अन्य लोगों के बीच में भी आपके अच्छे कार्यों की चर्चा होनी चाहिए। जी इस बात की जानकारी होना चाहिए, चाहे वो अनुकरण करना पड़े तो आपके अच्छे कार्य को अनुकरण भी कर सके। और इसलिए कलेक्टरों से जो चर्चा की जो बात आई, तो मुझे लगता है कि इसको अन्यथा लेने की बात नहीं है। यदि ये बात आती कि पूरे दौरान में सीएम से कहीं बात नहीं हुई है जी और सीएम को किनारे रख करके यदि केवल डीएम से बात करें, अरे अलग अलग बहुत सारे ऐसे अवसर दिए हैं। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी जब सीएम की बैठक बुलाए तो ऐसे कई परिस्थितियां हैं कि जो बंगाल के सीएम वहां पर शामिल नहीं हुई है बैठक में प्रधानमंत्री जी के, जी ऐसे अवसर भी आए, जबकि उस बैठक में पूरा बात रखने का अधिकार सीएम को ही दिया गया है कि आप सीएम बात करें अपने प्रदेश के हालात के बारे में। और इसलिए इसको इतने अपमानजनक रंग से रंगित करना या उसको लेना, मैं समझता हूं कि केवल उस मीटिंग को खराब करने के लिए, जो वहां पर एक कोरोना के निजात के लिए जो चल रही बैठक है उसको आसान करने के लिए और जानबूझ करके विवादित बनाने के लिए इस प्रकार की बातें आई है। और ये कहीं सीएम का अपमान का मामला नहीं है, बल्कि सीएम को इसलिए बैठाया गया कि आपके प्रदेश के जो कलेक्टर काम कर रहे हैं, यदि अच्छे काम कर रहे हैं तो हम बधाई भी दे रहे हैं, जरूरत है उसको दवाई भी दे रहे हैं, और यदि खामियां कहीं पर है तो आपके जानकारी में रहे कि जिससे उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि अपमानित होने वाली कोई बात नहीं। धर्म, मेरा विषय अपमान और सम्मान का है ही नहीं। जानने का विषय यह है कि प्रधानमंत्री जैसे पद के संदर्भ में इस तरीके के संवाद के हालात बन रहे हैं, यह आपको कितना बेचैन करता है, कितना आशंकित करता है, कितना डराता है। हेमंत सोरेन झारखंड के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रधानमंत्री बात करते हैं, वो उसके बाद ट्वीट कर देते हैं कि कोई काम की बात नहीं की, केवल अपने मन की बात की। ये एक राज्य का मुख्यमंत्री टिप्पणी कर रहा है। ममता बनर्जी खुलेआम कह रही हैं। आपसे जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि एक स्पष्ट बहुमत की मजबूत सरकार के मजबूत मुखिया के संदर्भ में ऐसी चुनौती, ऐसे हालात कैसे बन रहे हैं, और बतौर भाजपा नेता, बतौर मोदी समर्थक धर्मलाल कौशिक इसको कितनी गंभीरता से, कितनी संजीदगी से ले रहे हैं? वास्तविक में जो लड़ाई लड़नी है इस देश, जो लड़ाई देश लड़ रही है, जो प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं जी, इस बात की चिंता इनको नहीं है। चिंता इस बात की है कि मोदी जी के छवि को धूल विस्तृत कैसे किया जाए। जी, मोदी जी के छवि को न केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर में जी, कैसे उसको खराब किया जाए। जी, और इस सोच के साथ यदि कोई काम करेगी, तो यदि इस सोच के साथ में कोई काम करे, जी, तो मुझे नहीं लगता कि आखिर में वो देश के प्रधानमंत्री हैं, स्पष्ट बहुमत के प्रधानमंत्री हैं, जी। कोई अपने लिए काम नहीं कर रहे, इस देश की जनता के लिए काम कर मैं रहे हैं। आपको रोकता हूं धर्म जी, और आपसे समझना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, वो कलेक्टर से बात कर रहे हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं, जब स्वयं कुछ बात कह रहे हैं तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, उधर भी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, वो अपनी कोई बात कह रहा है बैठक के अंदर, अगर उसको लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता है तो बहुत परेशानी हो जाती है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता है
कि छवि की ये जो जरूरत से ज्यादा चिंता है ये इस प्रकार की चुनौतियों के हालात बना रही है और विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये देश में अब विपक्ष के लिए कोई स्थान और सम्मान बचा नहीं है और उसकी प्रतिक्रिया इस तरीके से व्यक्त हो रही है। मुझे लगता है कि इस देश में जो लोकतंत्र है और प्रजातंत्र जो आजादी है जी कि अपनी बात को कठोरता के साथ में रखना जी और अपनी बात को इस स्तर से ऊपर जाकर के रखना, इस स्तर से नीचे जाकर के रखना, जी ये पूर्ण रूप से आजादी जिस देश में है जी और हमारे प्रधानमंत्री जी जो सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं। जी और मैंने इसीलिए कहा यदि प्रधानमंत्री जी को आवश्यकता महसूस नहीं होती सीएम की, जी यदि आवश्यकता महसूस नहीं होती बात करने की, तो आखिर इतने बार संवाद करने की आवश्यकता क्या थी? धर्मलाल जी कोशिश कह रहे हैं कि पहले संवाद किया तो है, इस बात को इतना तूल देने की जरूरत नहीं, लेकिन धर्मलाल कौशिक जी उस मुद्दे पर संवाद नहीं कर रहे हैं जो हम बार बार उठा रहे हैं कि आखिर 73 साल के लोकतंत्र में ऐसी क्या हालात बन गए कि देश के प्रमुख को इस प्रकार की भाषा के साथ संबोधित करने का साहस लोग जुटा रहे हैं। जयप्रकाश जी मेरे साथ में हो। जयप्रकाश जी, आपसे इस विषय पर संवाद करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं, प्रधानमंत्री एक पद है, इस देश के संविधान में कार्यकारी प्रमुख उसे बनाया गया है। राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से प्रमुख है, कार्यकारी शक्तियां इस देश के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री के पास हैं। उस प्रधानमंत्री के संदर्भ में जिस तरीके के बयान राज्यों के मुख्यमंत्री देने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बड़ा इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं, कितना खराब मान रहे हैं आप जैसे संजीदा राजनीतिज्ञ? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, प्रजातंत्र के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जी के संविधान के क्लॉज 7 का जो उल्लंघन किया जा रहा है जी, तो अविश्वास है केंद्र की सरकार में कुछ प्रदेश की सरकारों का। जी आप देखिए, अब मैं सुन रहा था कौशिक साहब की बात जी, कौशिक साहब हर बार ये कह रहे हैं इनकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग। मैं कौशिक साहब से एक बात पूछना चाहता हूं जी, क्या एक साइंटिफिक जर्नल है जी, यूएसए का, जी, उसने इस देश की सरकार को और इस देश के दुनिया के लोगों के सामने आगाह कर दिया था जी, कि भारतवर्ष में वैक्सीन के ऊपर पॉलिटिक्स, वैक्सीन के ऊपर डिप्लोमेट पॉलिटिक्स जो हुई है, क्या उससे कौशिक साहब इस देश को नुकसान नहीं हुआ? जी, आप 2 वैक्सीन को लेकर के बहस चलाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। जी, कोविशील्ड को कभी आप कह देते 3 महीने जरूरत नहीं है, कभी आप कहते हो 28 दिन के बाद लगवाइए। ये किसकी जिम्मेवारी है? जी, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, हम लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। जी, तो इसके ऊपर एक चर्चा आई, जब ये बात कही गई साइंटिफिक जर्नल में कि 10 लाख से ऊपर लोग मरेंगे, समय रहते इंतजाम करना चाहिए। जी, ये जिम्मेवारी भारत सरकार की क्या नहीं थी कौशिक साहब? जी, समय रहते वैक्सीन का इंतजाम करें। कितनी पिछली बार की बजाय अब की बार, पिछली बार मौतें खूब हुई, लेकिन हमने उसको कंट्रोल किया, नियंत्रण किया उनके ऊपर। आपकी सरकार पिछली जून के बाद क्या कर रही थी? 1 वर्ष केवल जो प्रतिपक्ष की जहां सरकारें थी उनको नीचा दिखाने में लगी हुई थी। जी, आज एक बात ममता जी ने कल जो उठाई वो सही है जी, कि डिप्टी कमिश्नर से जिला के डीएम से तो आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और मुख्यमंत्रियों से बात नहीं करना, ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उल्लंघन नहीं है क्या? जी, दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब ये बीजेपी के लोग या एनडीए के लोग फंस जाते हैं जी, तब तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी क्या करें, संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा में दोनों की अलग अलग ताकतें हैं। जी, जब ये किसानों का मामला आया था कौशिक साहब, उस वक्त भी कृषि जैसे लैंड ऑर्डर है, जैसे हेल्थ है, ऐसे खेती बाड़ी, ये भी एक संघीय ढांचा में स्टेट मैटर है। तो आपने उस वक्त स्टेटों के ऊपर क्यों नहीं छोड़ा गया? लाखों किसान सड़कों पर बैठे 6 महीने से, सरकार के कान के ऊपर रूं तक नहीं रहेंगी। कितने लोग शहीद हो चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बात नहीं बोलते, ये वो बात बोल रहे हैं कि वे देश में हालत खराब है, और उस हालत खराब में अगर मोदी जी की इमेज डाउन जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरा एक सवाल है जयप्रकाश जी, विपक्ष के नेता कोई बयान देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में दें, समझ में आता है। मैं जिस तकनीकी बिंदु पर आपसे बात करना चाहता हूं
वो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के संदर्भ में है। क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह अधिकार होना चाहिए, क्या यह स्वीकार होना चाहिए कि वह देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस प्रकार के बयानबाजी, उनकी मर्यादा को नुकसान पहुंचाने वाले शब्दों का प्रयोग करे? क्या इस प्रकार को बर्दाश्त किया जाना वाकई जरूरी है और क्या इस स्तर तक जाना इस देश में बेहद जरूरी हो गया है? देखिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में संघीय ढांचा में जी दोनों की सीमाएं हैं जी जो शेड्यूल 7 क्या कहता है जी कि ना ओवरलैप उसने सेंटर ने करना चाहिए जी ना स्टेट ने करना चाहिए। पहले सेंटर ने ओवरलैप किया है, कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार ने ओवरलैप किया, क्षेत्र जो हमारी प्रदेश की सरकारें थी उनके अधिकारों को छीन करके ऊपर लेकर के जबरदस्ती 3 काले कानून बनाए जी। और इसी तरीके से अब प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं, ममता जी का जो बयान आया, जो हमारे हेमंत सोरेन जी का जो बयान आया वो गलत नहीं है कि प्रधानमंत्री जी की भी एक जिम्मेवारी है, वो हर प्रदेश की सरकार से किसी भी दल की हो उनको बराबर की वैक्सीन दी मैं जाए। आपको रोकता हूं, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। क्या पिछले 1.5 साल के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ, ऐसा आपकी जानकारी में आया? जिस बैठक का उल्लेख हम कर रहे हैं वो कलेक्टर्स के साथ में बैठक थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में, और उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपने जिले के कलेक्टर को बैठक के दौरान बोलने से मना कर दिया कि वो क्या बोलेगा, जो भी बताना है मैं बताऊंगी। क्या आप इसको ठीक ठहराएंगे? क्या 4 दशक की राजनीति के बाद आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री का यह आचरण देश की संवैधानिक व्यवस्था के अंदर स्वीकार्य होना चाहिए, सराहा जाना चाहिए, उसके लिए ताली बजाई जानी चाहिए? नहीं, मैं एक बात कहता हूं, ठीक है, डीएम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्योंकि डीएम केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जी। मगर जब प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहां बैठे हैं तब आप डायरेक्ट डीएम से क्यों बात करते हैं? ये डीएम का अपमान नहीं है ना, उसका मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है क्या? जिस तरीके से आप देख रहे हो, वेस्ट बंगाल हो चाहे झारखंड हो चाहे पंजाब हो, वहां की वैक्सीन के लिए वहां की सरकारों ने अलग से टेंडर किए हैं जी, अलग से ऑर्डर किए हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सबसे बुरा हाल अगर विनाशकारी स्थिति देश में आज है तो उत्तर प्रदेश में है। और ये मैं नहीं कह रहा, अखबारों ने छाप दिया कि गंगा के अंदर कितनी लाशें बही हैं। जयप्रकाश जी अव्यवस्थाओं पर जाना चाहते हैं, जबकि हम अपनी बातचीत के मुद्दे को देश के जो संवैधानिक पदों की गरिमाओं के संदर्भ में ही केंद्रित करना चाहते हैं। बात केवल प्रधानमंत्री के संदर्भ में नहीं, बाकी पदों के संदर्भ में भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक तकनीकी बात समझने के लिए रुख करता हूं देवेंद्र वर्मा जी का, और देवेंद्र वर्मा जी आपसे समझना चाहता हूं कि अगर मर्यादा के उल्लंघन का विषय बने तो संविधान में कोई प्रावधान है कि इन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की इज्जत कैसे बचे? केवल प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात नहीं है, बात राज्यपाल के संदर्भ में भी है। पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल हैं वो बार बार चीख चीख कर बता रहे हैं संविधान खत्म हो गया, चीख रहे हैं, लेकिन जो एक निर्वाचित सरकार के काम है उन कामों को स्वयं करने के लिए तत्पर भी दिखाई देते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। राजस्थान में जब मामला चला तो उस दौरान कलराज मिश्र जैसा अनुभवी राजनेता भी एक दल के नेता के तौर पर आचरण करता हुआ पहले दिखाई दिया, ना कि राज्यपाल के तौर पर। जब अशोक गहलोत अपनी सरकार का बहुमत साबित करना चाहते थे तो कोरोना की आड़ में सत्र नहीं बुलाया जा रहा था जब तक सहूलियत ना हो जाए। वहीं मध्य प्रदेश में उलट विषय था, कमलनाथ चिल्ला रहे थे कोरोना सत्र ना बुलाया जाए, तो बोला गया कि काहेगा कोरोना, तुरंत सत्र बुलाया जाएगा। तो आपसे समझना चाहूंगा कि देश के संविधान में कुछ मर्यादा बची रह जाए इन पदों की, ऐसी कोई व्यवस्था है? या कुल मिलाकर हमारे संविधान निर्माता कल्पना ही नहीं कर पाए थे कि आने वाले समय में उनकी विरासत को कितना बेहाल करेंगे हम, और इसकी सजा भुगतने के लिए देश मजबूर है? देखिए, आप सही कह रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में सभी पदों पर बैठे हुए महानुभावों ने अपनी अपनी सीमाओं का जितना उल्लंघन किया है जी, मैंने अपने कार्यकाल में विगत लगभग 30-35 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा जी। जब स्पष्ट संविधान में प्रावधान होते हुए भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति संविधान के प्रावधानों का निर्वचन अपनी सुविधा के अनुरूप कर रहे हैं। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर मेरा यह मत है कि संवैधानिक प्रावधानों का निर्वचन उसकी मंशा के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप नहीं करते हुए हमें जो करना है वो हम करेंगे। और यदि आपको ऐसा लगता है कि हम संविधान के प्रावधानों का निर्वचन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप न्यायालय में जाइए
और ये कह के जो मनमर्जी होती है वो करना शुरू कर दिया। अब संविधान में जो हमारे ये संवैधानिक पद है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, इन सब की अपनी अपनी गरिमा है। और इनकी गरिमा के संबंध में संविधान के में जब डिस्कशन इन धाराओं के ऊपर हो रहा तो निश्चित तौर पर बहुत लंबे चौड़े उसमें है। और तब यही कल्पना की गई थी कि नहीं, स्वतंत्र भारत में हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं जो इन पदों पर विराजमान होंगे वो प्रजातंत्र की भावना के अनुरूप काम करेंगे, वो किसी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो इन संविधान की भावना के विपरीत हो। ये अपेक्षा की थी, ये कल्पना की गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हालांकि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग तो प्रारंभ से ही होता रहा है। राजनीतिक दलों ने अपने, क्योंकि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और केंद्र का प्रति राज्यपाल का प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है और प्रेसिडेंट कोई भी काम केंद्र सरकार के बिना सलाह के नहीं करते, तो राज्यपाल के पद का तो पूर्व में भी दुरुपयोग होता रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विषयों में अभी तक राज्यपाल ऐसा कृत्य नहीं करते थे, इस प्रकार से संविधान का निर्वचन नहीं करते थे जैसा पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हों, चाहे वो राजस्थान के राज्यपाल हों, और मैं तो कहूंगा चाहे वो मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हों, इन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उस भावना के साथ में निर्वचन नहीं किया और भावना से अलग हटके अपने मनमर्जी से निर्वचन किया। एक बात मैं और कहूंगा कि पिछले 2-3 वर्षों में जितना राजनीतिक दलों के बीच में जितना मनमुटाव, राजनीतिक दलों के शीर्षस्थ व्यक्तियों में जितना मनमुटाव हुआ है वो भी पूर्व में कभी नहीं रहा। पूर्व में आपको भी बहुत अनुभव है, आपने भी देखा होगा, चाहे नेहरू के काल में हो, चाहे वो मैं तो राजीव गांधी तक के कार्यकाल की बात करता हूं, पक्ष और प्रतिपक्ष, पक्ष और विरोधी नहीं हुआ करता था, एक प्रतिपक्ष हुआ करता था जो उसका सही शब्द है, और इन दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा जाता था। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों में ये प्रतिपक्ष के सदस्यों का, प्रतिपक्ष के शीर्षस्थ व्यक्तियों का या संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए व्यक्तियों का सम्मान जो है, जो देना चाहिए, वो रूलिंग पार्टी, वो सत्ताधारी दल ने भी नहीं दिया। और इसका आरंभ तो मैं कहूंगा तभी हो गया था जब भाजपा के अध्यक्ष का एक ये स्टेटमेंट आया था कि हमें अब कांग्रेस मुक्त भारत करना है। कांग्रेस मुक्त भारत जैसी बात करके ये जो भावना उस समय डेवलप हुई, वही परिणाम हुआ कि धीरे धीरे स्लोली वो नीचे तक गया और अब राजनीतिक दलों के और शीर्षक व्यक्तियों के बीच में वैसे संबंध नहीं है जैसा कि अपेक्षा की जाती थी। मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे, आपने पूरे विस्तार से सारी चीजों को बताया देवेंद्र वर्मा जी, पर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अगर निश्चित मर्यादा का उल्लंघन होता है तो उसके संदर्भ में कोई प्रावधान है? एक कलेक्टर के संदर्भ में प्रोटोकॉल के पालन के संदर्भ में अपेक्षा की जाती है कि जनप्रतिनिधि अगर जाएगा, विधायक जाएगा तो उसे खड़े होकर उसका स्वागत करना होगा, इस प्रकार के लिखित प्रोटोकॉल होते हैं। पर क्या मुख्यमंत्री के संदर्भ में ऐसी कोई मर्यादा है? देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री जाएं तो उनके लिए वो पहुंचे, प्रधानमंत्री की बैठक है तो उसमें वो अनिवार्यता उपस्थित रहे, क्या इस प्रकार की कोई मर्यादा निर्धारित? और अगर इस मर्यादा का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई क्या हो सकती है, ये आपसे समझना चाहता हूं। क्या इस विषय में संविधान मौन है या इसके संदर्भ में कोई प्रावधान है? संविधान में ऐसे प्रावधान नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं कि विधायकों के संबंध में या मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, ये एक्चुअली सब बायलॉज है और एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस है जो पिछले 70 वर्षों में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न उठे और वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन हुआ और उन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन का पालन करना इन पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि वो पालन नहीं करता है तो विधायकों के संबंध में, शासकीय अधिकारियों के संबंध में तो प्रावधान है कि उनको उसकी जांच हो सकती है या हो सकती है। लेकिन ये संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हैं, इनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि ये कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेगा या असम्मानजनक तरीके से उनसे बातचीत करेगा या टिप्पणियां करेगा। निश्चित तौर पर ऐसा नहीं करना चाहिए। यह हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत घातक परंपरा शुरू हो रही है। इसको इसी समय पर रोकना बहुत आवश्यक है और यह आवश्यक यदि ये रुकेगा तो ये आपस में संवाद करके ही रुकेगा। कोई लॉ के द्वारा हम यदि ये कह दें कि ये प्रधानमंत्री के संबंध में इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक निर्वाचित इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत उतना ही सम्मान और उतनी ही ताकत और उतना ही रिस्पेक्ट
मुख्यमंत्रियों का भी है। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये तो यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करोगे, और यदि मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान नहीं करोगे। ये परंपरा यहां से है। तो जो शीर्षस्थ व्यक्ति है उसको पहले इसका आरंभ करना चाहिए। उसको इसका आरंभ करना चाहिए। इस नतीजे पर हैं देवेंद्र वर्मा जी। अब मैं पहले चरण के निष्कर्षों पर बात करने के लिए विनोद अग्निहोत्री जी आपका रुख कर रहा हूं और आपसे जानना चाहता हूं, 4 दशक की पत्रकारिता का अनुभव आपको है, जो कुछ वर्तमान में घटित हो रहा है, कितना आशंकित या कितना उत्साहित बतौर पत्रकार आपको कर रहा है? ठीक दिशा में जा रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, या आपको आने वाले समय को लेकर कोई भय महसूस होता है कि हम जा कहां रहे हैं? देखिए हिमांशु जी, देवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से सारी बातें कही हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। पहली बात तो ये कि उन्होंने जिस तरह से कहा है, और उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं जी। मैं देखिए, जहां तक आशंकित करने की या डराने की बात है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है जी। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जी। पहले भी मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के टकराव हुए, लेकिन ये सारी घटनाएं 80 के दशक के बाद से ज्यादा शुरू हुई। इसलिए शुरू हुई क्योंकि उसके पहले देश में कांग्रेस पार्टी का अकेले शासन था, तो मुख्यमंत्री भी उसी के होते थे। कुछ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अगर आप छोड़ दीजिए, वहां थोड़ा गैर कांग्रेस सरकारें जल्दी बन गई थी। बाकी जगह जो है, क्योंकि कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता था, कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री होता था, तो मुख्यमंत्री की क्या हैसियत थी कि वो प्रधानमंत्री के सामने आंख से आंख में डाल के बात कर सकते। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है जब गैर कांग्रेसी सरकारें प्रदेशों में बननी शुरू हुई और छत्रप किस्म के नेता बनने शुरू हुए। वो नेता जो अपने दम पर अपनी पार्टियों को जिता करके मुख्यमंत्री बनने लगे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्रियों की आंखों में आंखें डाल करके बात करना शुरू किया। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आप दौर याद करिए जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस वक्त जो है प्रधानमंत्री जी को लेकर के मनमोहन सिंह और तमाम तरह के विशेषण जो है वो कहां से आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हुआ। मैं और एक उदाहरण दूंगा, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, और देवगौड़ा जी उत्तर प्रदेश आए और मायावती जी उनको रिसीव करने नहीं गई। ये भी वो भी छत्रप थी और उसमें बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थी। मैं लखनऊ में ही था उस समय, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को वहां जाना चाहिए। गोरखपुर में आए थे देवगौड़ा जी बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं गए उनको रिसीव करने, जो कि जाना चाहिए था। तो ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं, और इसीलिए जो भी देवेंद्र जी कह रहे थे कि एक संघवाद, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि केंद्र में और राज्यों में ऐसी सरकारें आ जाएंगी कि जो संवैधानिक मर्यादाओं से ज्यादा अपने अहम को, अपने अहंकार को या अपने जो है उसको सत्य को ज्यादा महत्व देंगी। स्थिति यही बिगड़ती है जब संवैधानिक मर्यादाओं को, भाई हम आप एक दूसरे के कितने भी विरोधी हो, लेकिन जब यहाँ बहस कर रहे हैं मान लीजिए, तो इस बहस की एक मर्यादा है। अब इस बहस की मर्यादा में मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलूंगा जो आपको असंसदीय लगे, या आप ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह संविधान की मर्यादाएं हैं, और संविधान में सब कुछ जो है बड़ा स्पष्ट है। लेकिन ये अपेक्षा भी की जाती है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो इस तरह के विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, वो स्वयं अपने को अनुशासित करें, स्वयं ऐसी भाषा न बोलें। अब मैं उदाहरण बहुत सारे हैं, अतीत के उदाहरण भी है, वर्तमान के उदाहरण भी है, उनमें अगर आप जानना चाहें तो इस तरह की चीजें जो है। और मैं यही कहूंगा कि क्वालिटी का फर्क नहीं है, क्वांटिटी बढ़ गई है। अब ये ज्यादा होने लगा है, पहले भी होता था लेकिन पहले संख्या कम थी। मैं विनोद जी आपको रोकता हूं, पहले अपवाद स्वरूप था और उसको किसी ने सराहा नहीं, अब इसमें एक उत्साहित महसूस करते हैं, एक स्थिति ये। दूसरा आपसे महसूस करता जानना चाहूंगा कि क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते कि अब हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं अलग अलग दलों के, इनके बीच में प्रतिद्वंदता नहीं है, इनके बीच में कटुता का चरम है, जो अब बढ़ के घृणा के स्तर पर आ गया है। अब इनके बयानों से, इनके तरीकों से, इनके तेवर से एक दूसरे के प्रति नाराजगी नहीं दिखती है, बल्कि एक दूसरे के प्रति नाकाबिले बर्दाश्त या घृणा की स्थिति दिखाई देती है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि अब जो अभिव्यक्ति होती है उसमें आपका होना ही मुझे स्वीकार नहीं है, इस शैली में चले गए हम? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। घृणा कहिए या शत्रुता कह दीजिए जी। पहले पक्ष और प्रतिपक्ष होता था जी, फिर पक्ष और विपक्ष हुआ, फिर पक्ष और विरोध हुआ, और अब तो शत्रुता वाली स्थिति हो गई है। संवाद ही नहीं है। आप एक चीज बताइए कि इसी कोरोना के इतने बड़े संकट के समय में जी, अभी तक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई क्या जी सरकार की तरफ से? ठीक है, मुख्यमंत्रियों से संवाद हुआ, लेकिन अभी तक जब इतनी बड़ी लहर आई, इसकी मांग भी विपक्ष ने की है, लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, जबकि बुलाई जानी चाहिए।
बल्कि इस समय तो कायदे से जो है, मैं एक और उदाहरण दूंगा जी। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रह चुके 10 साल, जी। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में कहीं कोई राजनीतिक बात नहीं थी, सीधे सीधे ये सुझाव थे कि कोविड से निपटने के लिए सरकार को ये करना चाहिए। बेहतर होता अगर उस चिट्ठी को आप प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान लेकर के एक लाइन की चिट्ठी जारी कर देता कि आपको सुझाव मिले और सरकार इन पर विचार करेगी, इसके लिए धन्यवाद जी। उसका जवाब कौन देता है? स्वास्थ्य मंत्री जी। और क्या कहते हैं, पहले आप कांग्रेस पार्टी को ठीक करिए, उसके बाद हमको चिट्ठी लिखिए। अब ये कौन सी मर्यादा है भाई? किस शैली में जा रहे हैं इसके संदर्भ में विनोद अग्निहोत्री जी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार फिर सोफिया जी आपके पास आता हूं। तमाम विरोधों के दौर से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल की जनता ने 2/3 मतों से भी ज्यादा सीटों की शक्ल में आपके प्रति विश्वास जताया। लोग कहते हैं कि फलदार अगर पेड़ होता है तो झुकता है, विनम्र होता है। आपके नेता को क्या हो गया? जैसे जैसे फलदार हो रही हैं और ज्यादा उग्र हो रही हैं और ज्यादा आवेशित हो रही हैं। नरेंद्र मोदी भाजपा के संदर्भ में जितनी शिकायतें आपकी हैं, पर जितना आपका लहजा है, जैसा आपका तेवर है आपके नेता का, वो सवाल तो आपके संदर्भ में उठ रहे हैं। किस बात की बौखलाहट है इतनी? नहीं, मैं आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ। उग्र नहीं कह सकते जी। देखिए, ममता बनर्जी ने अपमानित, मुझे नहीं, अभी मैंने बहुत सारी बातें सुनी, मैं बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया, मुख्यमंत्री ने अपमान किया, लेकिन मुझे बात ये समझ नहीं आ रही है, यहाँ पर मुख्यमंत्री या ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ अपनी चिंता को व्यक्त किया है कि हमें क्यों नहीं बोलने दिया, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया। इस बात से अपमान कहाँ आता है? उन्होंने तो एक शिकायत की है। मैं रोकता हूं सोफिया जी, अपमान इस बात से आता है कि वह बैठक विशुद्ध रूप से डीएम के साथ में संवाद के संदर्भ में थी देश के प्रधानमंत्री की, और आपकी सम्माननीय नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के जिलाधिकारी को बोलने से रोक दिया, और यह कहते हुए रोक दिया कि वो क्या बताएगा, बताऊंगी मैं, मुझे पता है। यह क्या प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? अगर मुख्यमंत्री कोई बैठक ले रहे होते और उस बैठक के अंतर्गत अगर किसी अन्य ने ममता बनर्जी के साथ में ऐसा व्यवहार कर दिया होता मंत्रिमंडल के सदस्य ने, तो शाम ढलते ढलते वह मंत्रिमंडल का हिस्सा तो न रह जाता। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इससे छोटा सा उदाहरण दूंगी। अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहां पर एक मुखिया होता है और वहां घर के छोटे मेंबर्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर की क्या विपदा है, घर में क्या मुसीबत है, या आप जाहिर सी बात है वहां गार्जियन से पूछेंगे, वहां की मुखिया से पूछेंगे। अगर आप वहां की मुखिया को अगर इग्नोर करके, आप बिल्कुल उनको साइड करके अगर वहां के घर के बच्चों को या उनके छोटों को या जो कम एक्सपीरियंस हैं उनसे अगर आप कुछ पूछते हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर के जो मुखिया हैं। जी फिर से दोहराता हूं, वो बैठक घोषित तौर पर 10 दिन पहले से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ही निर्धारित थी, बाकायदा पूरे देश के चुनिंदा कलेक्टर्स के साथ, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर हालात चिंताजनक है, उनके साथ देश के प्रधानमंत्री का सीधा संवाद, यही बैठक थी। देश के प्रधानमंत्री अगर सीधा संवाद कर रहे हैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री बीच में रोक कैसे सकता है? क्या इस संदर्भ में कोई बात कहेंगे सोफिया जी? क्या आपको नहीं लगता है कि आवेश में, नाराजगी के चलते, चुनाव के दौरान कटुता के चलते ममता बनर्जी ये कदम उठा बैठी? अभी देवेंद्र जी ने एक बात कही कि जैसा घर का गार्जियन होता है, जैसा एक टीचर होता है, कि उसके शिक्षक भी शायद वैसे ही होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री को एक सीख देनी चाहिए कि किस तरह से सम्मान दिया जाए। अगर हम सम्मान देते हैं तो सम्मान के बदले हमको सम्मान मिलता है। अगर आप किसी को अपमानित करोगे तो जाहिर सी बात है कि उसके कहीं ना कहीं व्यवहार में भी एक फॉर एवरी एक्शन। ये सोफिया जी ने बात कही कि आखिरकार आप स्वयं क्या व्यवहार कर रहे हैं प्रतिपक्ष के साथ, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और इसका उत्तर लेने के लिए धर्मलाल कौशिक जी बहुत जरूरी हो जाता है मैं आपके पास रुक करूं और जानना चाहूंगा, क्या विपक्ष आपको बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो? ये आपसे सवाल है। इस देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जिनका जिक्र विनोद अग्निहोत्री जी कर रहे थे, एक पत्र लिखा। मर्यादा की अपेक्षा तो ये थी, शिष्टाचार की अपेक्षा ये थी कि अगर उन्होंने पत्र लिखा तो देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार उन्हें बुलाती, उनसे संवाद करती, देश को, दुनिया को एक संदेश जाता कि महामारी में को हम सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। आपने किया क्या? प्रधानमंत्री जी ने बोला नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो यह जताने की कोशिश की, आपने हिम्मत कैसे कर लिया मैं पत्र लिखने की? क्या इसी परंपरा को कायम करने के लिए स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सत्ता में आए धर्मलाल कौशिक जी, आपकी पार्टी? मैं सबसे पहली बात तो आपको ले जाना चाहता हूं कि जहां पर यह जिक्र हुआ कि गवर्नर का, जो राज्यपाल का अधिकारों का जी दुरुपयोग की बात आई जी, यह अपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जी उनके द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग जी,
डॉक्टर हिमांशु जी, आपको भी मालूम है जी इसकी शुरुआत कहीं भाजपा ने नहीं की है। जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, जी 92-93 की घटना है, आपको भी मालूम है। जी और 92-93 की घटना में 4 सरकारों को गिरा दी जाती है। जी आप ये तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना हुई है, वहां की स्थिति हालात ठीक नहीं है, जी लेकिन बाकी प्रदेशों में जो भाजपा की सरकार थी उसकी क्या गलतियां थी, जी और अनधिकार चेष्टा के साथ में उसको भंग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन किया गया। जी ये पहली घटना नहीं है, उसके पहले और अनेक प्रदेशों की घटनाएं हुई है, जी तो जिस बात को मैं रख सकता हूं। जी तो वास्तविक में ये कहना कि मोदी जी के आने के बाद में अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ये जो मर्यादाएं जो खंडित हो रही है, ये उदाहरण मैंने तो आपको केवल ये बताया मैं कि जयप्रकाश जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे जी कि किस प्रकार से अधिकारों का उल्लंघन लगातार यहां पर किया गया। लेकिन आज यदि मोदी जी की बात है और जहां जो प्रश्न आपका आया कि यदि पूर्व प्रधानमंत्री जी यदि पत्र लिखे जी तो पत्र लिखने के बाद में उस पत्र पर विचार होना चाहिए। जी निश्चित रूप से विचार होना चाहिए। ये हम लोग भी पत्र लिखते रहते हैं, जी उस पत्र का जवाब कहां आ रही है तो प्रदेश में आपको मालूम है, जी लेकिन सुझाव दिया जाता है जी कि जो पद में रहे हैं, वर्षों रहे हैं, निश्चित रूप से सुझाव आते हैं और उन सुझावों के ऊपर कई बार विचार भी किया जाता है। मुझे लगता है कि उस दिशा में यदि कोई विचार करे तो गलत बात नहीं है, क्योंकि धर्मवीर मैं रोकता हूं आपको, आपके तर्क को थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। मैं एक बार समझने की कोशिश करता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कांग्रेस रोल मॉडल हो गई है कि आपने मुझे ये बताने की कोशिश की, दर्शकों को ये बताने की कोशिश की कि 92-93 में उस समय पर राज्यपाल ने क्या किया था या उससे पहले क्या किया था, तो अब हो रहा है तो ज़्यादा परेशानी की क्या बात है, पहले भी होता रहा था, हम भी वैसा कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस आपके लिए रोल मॉडल है? क्योंकि अभी तक तो आप यही बताते आए थे हम लोगों को कि कांग्रेस ने कैसे इस मुल्क को बर्बाद किया, और अब आपके किए पे सवाल उठ रहे तो आप कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है, तो परेशान क्यों है? एक सवाल ये कि क्या कांग्रेस आपके लिए रोल मॉडल है? दूसरा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा पत्र के संदर्भ में विचार किया होगा, आपके सामने है तथ्य कि कोई विचार नहीं बल्कि एक पत्र सम्माननीय हर्षवर्धन जी के द्वारा बाकायदा लिखा गया और उसमें यह नसीहत दी गई मनमोहन सिंह को कि आप यहां पर हमें पत्र लिखने के स्थान पर अपनी पार्टी के नेताओं को समझाएं। आपसे जानना चाहता हूं, आप तो सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति हैं, तमाम जिम्मेदार पदों पर रहे और अभी भी जिम्मेदार पद पर हैं, क्या यही अपेक्षा कर सकता है ये देश इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार के संदर्भ में? 2 और तीसरा आपसे जानना है कि संस्कार, संस्कृति, भारतीयता, इन सबके संदर्भ में सबसे बड़े अलंबारदार होने का दावा तो आप ही करते थे। ये किस संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं आप? किस तरीके का संवाद कर रहे हैं? क्या कोई चिंता है आपके मन में कि आप ले कहां जा रहे हैं हम सबको? देखिए, मैं सिलसिलेवार आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं जी। कांग्रेस हमारे लिए रोल मॉडल कभी नहीं हो सकती जी। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं जी कि गोरों के राज्य में कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता जी, और आजादी के बाद आपके कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर के असम तक कांग्रेस की सरकार रही जी अपने कर्मों के कारण में आज कांग्रेस सिमट गई जी आज उंगलियों में गिनना पड़ता है कि कांग्रेस की सरकार कहां है जी और इसलिए उसको रोल मॉडल बनाने का प्रश्न ही नहीं है कि जिस कांग्रेस में आज अध्यक्ष बनाने की क्षमता ना हो और अभी के चुनाव में दुर्गति आपके सामने में है, इसलिए उसको हम रोल मॉडल बना करके चले जी ये आप सोच कैसे सकते हैं? तो रोल मॉडल की तो बात ही नहीं है। मैंने जो उल्लेख किया जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग नहीं कर रही है जी लेकिन जहां पर जिस प्रकार के जो ये विषय आए हैं संवाद की जो स्थिति जी
कि आज हमें बैठ करके जो संवाद कर रहे हैं कि क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए जी तो वास्तविक में जिस बात को लेकर के प्रधानमंत्री जी बैठक बुलाए जी और बैठक बुलाने के बाद में यदि उसको अपमानित करने का प्रयास किया जाए जी ये हमारी संस्कृति में नहीं है। जब स्पष्ट उल्लेख है कि बैठक किसके साथ में है, संवाद किसके साथ में होनी है, ये पहले से निर्धारित है। जी और जहां तक आपने कहा कि उसका स्वास्थ्य मंत्री जी ने जिस बात का जवाब दिया, मैंने आपको कहा कि ऐसे कई पत्र आते हैं जिस पर विचार करते हैं, विचार होनी भी चाहिए जी मैं तो इस वक्त का हूं। जी लेकिन संकटकालीन स्थिति में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता जी मोदी जी को बदनाम करने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए जो उनके स्टेटमेंट जो आते हैं, जी तो यदि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के नेता को समझाइए तो उन्होंने गलत कहा। मैं दो सवाल आपसे और कर लेता हूं। आपने कांग्रेस के संदर्भ में खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस तो अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी कौन सा कमाल कर रही है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 1.5 साल में अपनी कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, इस पर भी थोड़ी रोशनी किसी समय आप डालिएगा। सवाल है लोगों के जहन में, 1.5 साल हो गया जेपी नड्डा जी को अध्यक्ष बने, एक कार्यकारिणी नहीं बना पाए अपने उस पार्टी की जिसके अंदर प्रावधान था हर 3 महीने में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने का। 1.5 साल में कार्यकारिणी नहीं है, तो कांग्रेस के रास्ते पे चलने में कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। दूसरा, आपने सवाल उठाया पत्र के संदर्भ में, सामूहिक महामारी के संदर्भ में। विनोद अग्निहोत्री जी ने भी आपसे पूछा है, ऐसी महामारी के दौर में एक सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए भी आप तैयार नहीं है। 300 सीटें लोकसभा में क्या मिल गई? क्या बाकी लोगों की कोई अहमियत इस देश के लोकतंत्र के जगह आपकी निगाह में नहीं रह गई? क्या इस महामारी के दौर में बाकी दलों के संदर्भ में कोई सहयोग की अपेक्षा आपको है ही नहीं? क्या आपने मान लिया है कि बाकी का होना ना होना आपके लिए मायने नहीं रखता? क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने इस व्यवहार के माध्यम से इस देश की जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे हैं? क्या कहेंगे धर्मलाल जी? देखिए, यदि प्रधानमंत्री जी को अन्य दलों से बात करने की यदि बात नहीं आती और मुझे बात नहीं करना है, तो मुझे लगता है कि इस दौरान में 6 बार 7 बार यदि मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और लगातार उनसे राय मशविरा कर रहे हैं, लगातार उनसे सलाह ले रहे हैं कि आने वाले समय में क्या करने की स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, और जो उसके बाद में जो एडवाइजरी जारी होती है कि इस कोरोना काल में, तो यदि उनकी मंशा होती कि अन्य दलों से बात नहीं करनी तो आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ती? आप देखिए, आप केरल से लेकर के आप जाइए जम्मू मैं कश्मीर रोकता हूं धर्मलाल जी, आपके तर्क के साथ में थोड़ी सहमति नहीं बन पा रही मेरी। आज स्वयं छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र दे रहे थे, भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है, वर्चुअल बैठक का समय मिला तो आपने उसे अपमान करार दिया कि हमसे प्रत्यक्ष मुलाकात होनी चाहिए। वो भी सारे विधायकों के साथ में बात कर ले रहे हैं, जरूरत क्या थी आपको उनसे मुलाकात करने की? एक सर्वदलीय बैठक को खारिज कर रहे हैं धर्मलाल कौशिक जी, जो 4 दशक की राजनीति कर चुके। क्या इस महामारी के दौर में वाकई धर्मलाल कौशिक जी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर लेना पर्याप्त है? देश की सरकार का बाकी दलों के लोगों से बात करने की कोई जरूरत, कोई अहमियत नहीं है अब इस देश में? इन दलों की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं बची है कि आप उनसे बातचीत करके कोई समय जाया करें? इस मनोभाव के साथ रहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, समाज प्रमुखों से बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चिकित्सक से लेकर के समाज में विभिन्न जो काम करने वाले उन सारे लोगों से बातचीत किए हैं। और उसके बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को अनदेखा किया गया हो। प्रधानमंत्री जी की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। चिकित्सकों से बात कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से बात कर रहे हैं। अब अगर बाकी दलों से बात नहीं कर रहे हैं तो इसके संदर्भ में क्यों आप इसे अन्यथा ले रहे हैं? ये कहना धर्म जी का है। मुझे जयप्रकाश जी से बात करनी है, लेकिन सोफिया जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रही थी धर्म जी की बात पर, तो एक बार सोफिया जी की बात सुनते हैं। जी सोफिया जी। कौशिक जी को बहुत सम्मान के साथ मैं बहुत सम्मान के साथ एक बात पूछना चाहती हूँ कि आज प्रधानमंत्री क्यों डर रहे हैं कि वो अगर मान लीजिए वर्चुअल मीटिंग डीएम के साथ कर सकते हैं तो डीएम के साथ बैठने से पहले वो सीएम के साथ भी तो बैठ सकते थे। और अगर डीएम को कुछ बोलने के लिए अगर कहा जनता के सामने, मैं जानती हूँ कि जनता के पीछे बहुत कुछ बातें हुई होंगी, लेकिन जनता के सामने बात करने में क्या दुविधा है? क्या ऐसा राज है जो छुपाना है? सोफिया जी का जानने में दिलचस्पी ये बात में है कि अगर डीएम के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं तो वो सार्वजनिक हो सकती है,
लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ अगर बात कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में सार्वजनिक बात नहीं हो सकती। किस बात का भय है, ये सवाल सोफिया जी का है। पर धर्म जी कुछ बात कहना चाह रहे थे, बात अधूरी रह गई थी। धर्म जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं जिस बात को बोलना चाह रहा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद में क्या स्थिति है जी। हम जो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं जी लगभग 3 दर्जन कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है जी और जो दौड़ चल रही है पश्चिम बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये स्थिति नहीं है। जी जो प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लगा रही है, जी इस बात का आरोप लगा रही है जी कि सीएम को बोलने दे देते तो क्या फर्क पड़ता। जी अरे सीएम से तो लगातार बातचीत किए हैं, अनेक ऐसा अवसर आए हैं कि बंगाल के सीएम उसमें शामिल भी नहीं हुए। जी लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया है जी जिसके अंतर्गत निर्वाचित होकर के आते हैं। लेकिन ये बदला की भावना नहीं होती कि जो काम नहीं किए और जो हमारे विपक्ष में रहे हैं कि हम उनको वहीं पर जाकर के उसके घर जला दें और ये कर दें। जो तमाम परिस्थितियां बंगाल से उभर करके आ रही है और ये उसी सीएम की बात कर रही है जो अपने प्रदेश को अशांत करके रखी हुई है। प्रदेश को अशांत करके रखी हुई है। लेकिन मैं जयप्रकाश जी आपके पास में अंतिम दौर की बातचीत के लिए हूं और आपसे जानना चाहता हूं, स्वयं धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सबसे तो बात कर रहे हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, चिकित्सकों से बात कर रहे हैं, समाज सेवियों से बात कर रहे हैं और भी तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। पर विनोद अग्निहोत्री जी का सवाल था कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका उत्तर आपसे लेना चाहता हूं। क्या इस देश में जितने भी और राजनीतिक दल हैं जिन्हें हम विपक्ष की संज्ञा देते हैं, क्या अपने आप में इतने अप्रासंगिक, इतने निस्तेज, इतने कांतिहीन हो चुके हैं? क्या वो आप लोगों से बात करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे एक महत्वपूर्ण समय पर समय खराब करने की जरूरत क्या है? क्या कहेंगे जयप्रकाश जी, कहां खो गए आप लोग? मुझे डॉक्टर हिमांशु जी ऐसा लग रहा है कि ये जो केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अकंठ अहंकार में डूबे हुए हैं बहुमत के बल पर। जी मैं कौशिक साहब से कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था अटल जी को जी कि हमारी विचारों की भिन्नता तो हो सकती है जी लेकिन हमें कटुता नहीं आनी चाहिए। जी आज जिस तरीके से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने संवैधानिक संस्थाओं को एक तोता बना करके रख दिया। कई प्रतिपक्ष के लोग बोलते हैं ईडी की रेड होती है, सीबीआई के झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और एक स्टेट के मैटर नहीं है। मैं कितनी स्टेटें बताऊं, हरियाणा प्रदेश में कितने मुकदमे, राजस्थान में मुकदमे, मध्य प्रदेश में मुकदमे, महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी के ऊपर मुकदमे, ईडी के नोटिस। ये क्या हो रहा है कौशिक साहब? ये सर्वदलीय बैठक का मायना क्या है, जिसको कहते हैं ना प्रजातंत्र में कि जब राजनीति के और प्रजातंत्र के मूल्य खत्म हो जाते हैं तब देश में अनार्की आ जाती है। आज अनार्की जैसी हालत है। विपक्ष का मायना ये नहीं है कि प्रतिपक्ष, बल्कि समूचा विपक्ष, छोटे दल जो देश में है उनको बुला करके उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। वो भी किसी न किसी इलाके में कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप लोगों ने हालत क्या कर दी? आपके बात कर रहे थे आप वेस्ट बंगाल की, वह मैंने देखा था जिस दिन माननीय ममता जी ने ओथ ली मुख्यमंत्री की, तो आपके जो महामहिम राज्यपाल जी हमारे साथ मंत्री भी रहे, हमारे मित्र भी हैं जी, वो जिस तरीके का भाषण देना शुरू कर दिया, ये क्या मूल्यों का हनन नहीं है? ये क्या मूल्यों का हनन नहीं है? कुल मिला के मेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन जयप्रकाश जी ने बात कही है कि अगर विपक्ष के संदर्भ में स्थान नहीं रहेगा तो वह कतई लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। हमारी बातचीत के 2-3 सार बहुत स्पष्ट हैं। एक बड़ा स्पष्ट स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान रहना चाहिए। राजनीतिक रूप से कटुता जितनी भी हो, पर उस पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ का अधिकार किसी को नहीं दिया सकता है। लेकिन साथ ही अपेक्षा इस बात की भी है कि जो बड़ा होता है उसके साथ व्यवहार में उदारता की अपेक्षा भी होती है। राजनीतिक दल भले ही छोटे हों पर उनकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया सकता। प्रधानमंत्री के पद को सम्मान मिलना चाहिए, यह बेहद जरूरी है। लेकिन इसका आशय यह कतई नहीं कि मुख्यमंत्रियों को सिरे से खारिज कर दिया जाए। मुख्यमंत्री भी एक निर्वाचित व्यवस्था के अंतर्गत एक राज्य का प्रमुख है, उसके संदर्भ में भी एक सम्मान की अपेक्षा भारतीय लोकतंत्र पे है। उम्मीद करते हैं जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं अपने आचरण के संदर्भ में पुनर्विचार करेंगे और उस भावनाओं को वापस जीने की कोशिश करेंगे जो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के तौर पर हमारे समय आई थी। मुझे अफसोस है कि मैं विनोद अग्निहोत्री जी और देवेंद्र वर्मा जी का समय का समुचित उपयोग नहीं कर पाया, लेकिन आगे अवसर आएगा तो इस चर्चा को विस्तार देंगे। बहरहाल आज के लिए आप सबका धन्यवाद।
इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर बेहद छोटा सा, लेकिन बात बहुत बड़ी सी। हमारा शेर ये कहता है कि हर्फ हर्फ सोचिए, लफ्ज लफ्ज बोलिए। हर्फ हर्फ सोचिए, लफ्ज लफ्ज बोलिए। गौरव फिक्र कीजिए, फिर जुबान खोलिए। हक कानपुरी ने जो कहा था ना, वो कहा था कि जो भी मुंह से शब्द निकले उसे बहुत सोचिए, विचारिए और फिर जुबान से निकालिए। उम्मीद है बाकी कोई इस पर अमल करे ना करे, पर इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो कम से कम इस पर अमल करना शुरू करें। अगर वो ये शुरू कर देंगे तो देश की आबरू भी रह जाएगी और संविधान की भावना भी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। सादर प्रणाम।